अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस नई वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद नवाज वड़ैच, पॉलिटिकल साइंटिस्ट। डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है यूएसए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस एंड सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो है हम अमेरिका में होने वाले प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और ख़ास तौर पे जो है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए जो वहाँ पे इंतखाबी अदारा कैम किया जाता है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज कैम किया जाता है, उसकी तश्कील के बारे में बात करेंगे। वो इलेक्टोरल कॉलेज कैसे कैम होता है, काम कैसे करता है और इसका तरीका इंतखाब क्या है, इसका बेसिक जो है वो ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में एक तफसीली गुफ्तगू जो है आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। आइए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच, और आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा कि आज का जो टॉपिक है वो है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड इलेक्टोरल कॉलेज, और आप दे रखे हैं पॉलिटिकल साइंस विद नवाज वड़ैच। इलेक्टोरल कॉलेज एंड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन यूएसए। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वीडियो का आगाज़ करते हैं, व्हाट इज़ एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो इससे पहले कि हम अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और अमेरिका के अंदर जो है इलेक्टोरल कॉलेज के ऊपर बात करें, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज, यानी इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है या इसका बुनियादी मकसद क्या होता है। एन इलेक्टोरल कॉलेज इज़ ए सेट ऑफ electors who are selected to elect a candidate for a particular office। तो इलेक्टोरल कॉलेज क्या है? इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली इज़ ए सेट ऑफ इलेक्टर्स, यानी चंद ऐसे नुमाइंदगान का ये सेट होता है हु आर सिलेक्टेड टू इलेक्ट ए कैंडिडेट टू पर्टिकुलर ऑफिस, यानी किसी भी अहम अहदेदार या किसी ख़ास अहदे के लिए किसी शख्स के इंतखाब करने के लिए जिन अरकान का चुनाव किया जाता है, उन पर मुश्तमिल जो अदारा कैंप बनेगा उसको हम इंतखाबी अदारा यानी इलेक्टोरल कॉलेज कहा जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज का बुनियादी मकसद ये होता है, ये किसी भी ओहदे के लिए किसी शख्स के चुनाव के लिए जो है ये इंतखाबी अदारा जो है वो काम करता है। यानी किसी ओहदेदार के, यानी किसी प्रेसिडेंट के लिए, प्रेसिडेंट को मुंतखब करने के लिए जो हम कोई अदारा तश्कील देंगे, तो वो अदारा जो है उसको हम इलेक्टोरल कॉलेज का जो है हम नाम देंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज इन यूएसए। तो आइए देखते हैं कि अमेरिका के अंदर जो सदर के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज कैम किया जाता है वो क्या है। इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द इलेक्टोरल कॉलेज इज ए ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स that is formed every 4 years for the sole purpose of voting for president and vice president। दोबारा देखिएगा, इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द इलेक्टोरल कॉलेज इज़ ए ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स। तो अमेरिकन जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो बेसिकली क्या है, एक ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स, यानी प्रेसिडेंट को मुंतखब करने वाले जो इलेक्टर्स हैं, जिन लोगों ने प्रेसिडेंट को मुंतखब करना होता है, उन पर मुश्तमिल ये चंद नुमाइंदगान का या चंद अरकान का एक ग्रुप होता है, डेट इज़ फार्म्ड एवरी 4 years। तो ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है या एक ग्रुप ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्टर्स जिसको कह सकते हैं, उसकी जो फार्मेशन होती है वो हर 4 साल बाद होती है। और ये जो ईयर है 2024 जो है, इस साल अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो रखे हैं, और इस साल नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो आने वाला मंगल है, उस रोज़ जो है अमेरिका के अंदर सदर के इंतखाब के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज है वो कैम किया जाएगा। तो ये 4 साल के लिए होता है, फॉर द टाइम ऑफ 4 years, फॉर द सोल पर्पस ऑफ द वोटिंग फॉर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्टोरल कॉलेज का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि इसके ज़रिए सदर को मुंतखब किया जाएगा, अमेरिकन प्रेसिडेंट का चुनाव किया जाएगा, और अमेरिका का जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका चुनाव किया जाएगा। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जी, द इलेक्टोरल कॉलेज इज़ नॉट ए फिजिकल प्लेस, इट इज़ ए प्रोसेस विद विच इंक्लूड्स द। तो स्टूडेंट्स, ये बात ये है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है डेट इज़ नॉट ए फिजिकल प्लेस, ये किसी जगह का नाम नहीं है कि हम ये कहें कि ये फ़लाँ जगह जो है उसको इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली क्या है, इट इज़ ए प्रोसेस, ये एक तरीक़ेकार है, एक अमल का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है, विच इंक्लूड्स द। तो ये 3 स्टेजेज हैं पर ये मुश्तमिल होता है, सिलेक्शन ऑफ इलेक्टर्स। तो पहली स्टेज के अंदर जो है इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होगा,
सिलेक्टर्स का चुनाव किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ सिलेक्टर्स की जाती है। नंबर 2, मीटिंग ऑफ इलेक्टर्स हु कास्ट वोट्स फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले स्टेज के अंदर ये जो इलेक्टोरल कॉलेज का जो प्रोसेस है, उसमें जो पहली स्टेज है उसमें इलेक्टर्स का चुनाव किया जाता है। दूसरी स्टेज के अंदर जो है मीटिंग ऑफ द इलेक्टर्स, जो इलेक्टोरल कॉलेज के जो इलेक्टर्स हैं जब मुंतखब हो जाएंगे तो फिर उनकी एक मीटिंग होगी, दिसंबर में जाकर ये मीटिंग होगी, और उस मीटिंग के अंदर जो है दे कास्ट वोट फॉर द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। और तीसरी स्टेज के अंदर क्या होगा, काउंटिंग ऑफ द इलेक्टर्स वोट्स बाय कांग्रेस। तो तीसरी स्टेज के अंदर जो है इनके वोटों की काउंटिंग की जाएगी, और जो भी उम्मीदवार जो है उसमें जो है वो अक्सरियत हासिल कर लेगा उसको कामयाब डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज है दैट इज़ नॉट ए फिजिकल प्लेस, इट इज़ ए प्रोसेस। और ये प्रोसेस जो है वो 3 स्टेजेस के ऊपर जो है मुश्तमिल होता है। ये 3 स्टेजेस जो है वो आपके सामने जो है वो बयान कर दी गई हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाउ मेनी इलेक्टर्स आर देयर, हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट्स। दो क्वेश्चन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मैनी इलेक्टर्स आर देयर, तो कितने इलेक्टर्स जो हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो है उनका मुंतखाब किया जाता है। द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 538 electors, a majority of 270 electors vote in the required to elect the president। तो जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके जो इलेक्टर्स हैं उनके अरकान की जो कुल तादाद है वो है 538, और इन 538 इलेक्टर्स में से सदारती उम्मीदवार को कामयाबी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 270। जो उम्मीदवार 538 इलेक्टर्स में से 270 इलेक्टर्स यानी 270 इलेक्टर्स हासिल कर लेता है तो उसको अमेरिका का प्रेसिडेंट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो प्रेसिडेंट के लिए भी 270 इलेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए भी 270 इलेक्टर्स ही रिक्वायर्ड होते हैं। दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं जी। स्टेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज एज इट डज मेंबर्स इन द कांग्रेस। तो यहाँ पे जो दो क्वेश्चन हमने डिस्कस करने थे, पहला क्वेश्चन हमारा है जी, द फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाउ मैनी इलेक्टर्स आर देयर, तो उसमें जवाब था 538। दूसरा क्वेश्चन ये है कि हाउ आर दे डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टेट। ये जो 538 मेंबर हैं उन्हें अमेरिका की इस वक्त जो स्टेट्स हैं उनकी तादाद है 50, देयर आर 50 स्टेट्स। तो अमेरिकन जो फेडरेशन है वो 50 स्टेट्स पर मुश्तमिल है। तो 538 अरकान को इन 50 स्टेट्स के दरमियान किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या क्या कहा जाता है कि स्टेट्स हैज़ द सेम नंबर इन द इलेक्टर्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज एज इट डज मेंबर्स इन इट्स कांग्रेस। कांग्रेस क्या है, अमेरिका की लेजिस्लेचर जो है वो कांग्रेस है, और अमेरिकन लेजिस्लेचर जो है वो बाई कैमरल है, और उसका जो लोअर हाउस है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहलाता है, और जो अपर हाउस है वो सेनेट कहलाता है। याद रखिएगा कि अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है वहाँ पे इन 50 स्टेट्स को आबादी के अतबार से अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन नुमाइंदगी दी जाती है। यानी कम आबादी वाली रियासतों की नुमाइंदगी कम है, और जिन रियासतों की आबादी ज़्यादा है उनको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर, ईवान नुमाइंदगान के अंदर ज़्यादा नुमाइंदगी जो है वो दी जाएगी। मसलन जो कैलिफोर्निया स्टेट है आबादी के अतबार से वो अमेरिका की सबसे बड़ी रियासत है, तो उसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के अंदर 50 सीटें जो हैं वो हासिल हैं। तो इस तरह जिन रियासतों की आबादी कम होगी तो उनकी सीटें जो है वो कम होगी। दूसरी तरफ जो सेनेट है, तो सेनेट के अंदर जो है इक्वल बेसिस के ऊपर जो है तमाम रियासतों को नुमाइंदगी दी जाती है, चाहे किसी रियासत की आबादी कम हो ज़्यादा हो, हर रियासत जो है उसको सेनेट के अंदर जो है 2 मेंबर्स जो हैं दिए जाते हैं। अब जवाब इसका ये है कि स्टेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन द इलेक्टोरल कॉलेज। एक रियासत जो है, फ़र्ज़ करें कैलिफोर्निया स्टेट है, तो कैलिफोर्निया स्टेट जो है उसको ईवानी नुमाइंदगान के अंदर जो सीटें हासिल हैं वो हैं 43, और सेनेट के अंदर जो है उसकी सीटें हैं 2, तो कितनी होगी 45। अब ये दूसरा पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट हैज़ द सेम नंबर ऑफ इलेक्टर्स इन इलेक्टोरल कॉलेज एज इट डज मेंबर्स इन इट्स कांग्रेस। तो एक रियासत को अमेरिकन कांग्रेस के दोनों ईवानों के अंदर जितनी कुल नुमाइंदगी हासिल होगी
उस रियासत को इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर इतनी ही नुमाइंदगी दी जाएगी। मैंने कैलिफोर्निया स्टेट की आपके सामने एग्जांपल रखी है। तो कैलिफोर्निया स्टेट जो है उसकी ऐवान नुमाइंदगान के अंदर जो सीटें हैं वो 43 हैं और सेनेट के अंदर उसकी सीटें जो हैं 2 हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये सीटें जो है हो गई हैं 45। तो गोया कैलिफोर्निया स्टेट जो है उसको कांग्रेस के दोनों ही ऐवानों के अंदर 45 सीट्स हासिल हैं। अब जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा जिसकी कुल तादाद है 538, तो कैलिफोर्निया स्टेट को इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर 45 सीटें हासिल होंगी। यानी इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर हर रियासत को उतनी ही नुमाइंदगी हासिल होगी जितनी कि हर रियासत को कांग्रेस के दोनों ही ऐवानों के अंदर कुल नुमाइंदगी हासिल होगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और आगे देखते हैं अहम बात यहाँ पे क्या है। कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय पॉपुलर वोट। अब जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके अरकान का जो इंतखाब है वो अडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के ज़रिए जो है मुंतखब किया जाता है। और अवाम जो हैं, जो वहाँ के जो वोटर्स हैं, वो बरह रास्त तरीक़े इंतखाब के ज़रिए जो है वहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान को मुंतखब करते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज के जो अरकान हैं वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो उनकी कुल तादाद है 538। तो 538 अरकान को जो है अवाम बरह रास्त तरीक़ा इंतखाब के ज़रिए और बालिग रह दही के ज़रिए यानी अडल्ट फ्रेंचाइज के ज़रिए और डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन के ज़रिए जो है वो 538 अरकान का जो है अवाम चुनाव करते हैं। कैंडिडेट्स ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाई पॉपुलर वोट्स। तो उनको अवाम मुंतखब करते हैं। नंबर 2 पॉइंट पे आ जाएँ। बट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाई द सिटीजन्स। अवाम क्या करते हैं, ये बहुत अहम पॉइंट है। अवाम क्या करते हैं कि अवाम 538 अरकान पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज का चुनाव करते हैं। और इलेक्टोरल कॉलेज का जो चुनाव है 2 उसूलों की बुनियाद पर होता है। एक उसमें डायरेक्ट मेथड ऑफ इलेक्शन है, यानी अवाम बरह रास्त इलेक्टोरल कॉलेज के जो मेंबर्स हैं उनको मुंतखब करते हैं। और दूसरा है कि वहाँ पे अडल्ट फ्रेंचाइज का उसूल जो है रखा गया है, यानी बालग रह दही है। तो इन 2 उसूलों की बुनियाद के ऊपर अवाम 538 अरकान पर मुश्तमिल एक इलेक्टोरल कॉलेज है, इंतखाबी दायरा जो है वो कायम करते हैं। नंबर 2, बट द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द सिटीजन। लेकिन जो प्रेसिडेंट है और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो उसको अवाम बरह रास्त मुंतखब नहीं करते। तो वो कैसे मुंतखब होते हैं? अवाम क्या करते हैं, इंतखाबी इदारे के 538 मेंबर्स को चुनेंगे और इस इंतखाबी इदारे के जो 538 अरकान हैं वो दूसरे मरहले में जाकर जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को वोट कास्ट करेंगे। यानी प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है उनका चुनाव 538 अरकान करेंगे और जिस उम्मीदवार को इन 538 मेंबर्स में से या 538 वोट्स में से 270 वोट हासिल हो जाएंगे, 270, वो कामयाब डिक्लेयर होगा। तो प्रेसिडेंट को भी 270 वोट डिक्लेयर चाहिए होते हैं और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए भी 270 वोट हासिल करना लाजम होता है। तो जो उम्मीदवार ये वोट हासिल कर लेगा उसको कामयाब डिक्लेयर किया जाएगा। दोबारा सुन लीजिएगा कि अवाम पहले मरले के अंदर बरह रास्त तरीक़ा इंतखाब के ज़रिए और बालग रह दही के तरीक़ा इंतखाब के ज़रिए वो इलेक्टोरल कॉलेज के 538 अरकान को चुनाव करेंगे और ये 538 अरकान जो हैं दूसरे मरले में जाकर जो है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करेंगे। तीसरे पॉइंट पे आ जाए जी। इंस्टेड दे आर चूजन थ्रू द इलेक्टोरल कॉलेज प्रोसेस। तो दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए जो है वो चुनाव होता है। अब यहाँ भी एक बहुत टेक्निकल बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज जो है इनका जो चुनाव है सियासी जमातों के की बुनियाद के ऊपर होता है। मसलन मैंने आपको पहले भी जो एग्जांपल दी है वो कैलिफोर्निया स्टेट की है, तो वही एग्जांपल मैं दोबारा कोट कर रखा हूँ कि कैलिफोर्निया स्टेट जो है उसके जो इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर जो टोटल मेंबर्स हैं उनकी तादाद बनती है 45। अब जो दो फ़र्ज़ करें वहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मेजर पार्टी जो हैं, और भी हो सकती हैं लेकिन जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो 2 हैं। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करेंगी? जो रिपब्लिकन पार्टी है वो कैलिफोर्निया स्टेट से 45 जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज के जो उम्मीदवार होंगे उनकी एक लिस्ट तैयार करेंगी। दूसरी तरफ जो रिपब्लिकन पार्टी है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी अलग करेगी और रिपब्लिकन पार्टी अलग करेगी और दोनों पार्टियों के ऊपर जो है मुतलका जो सियासी जमात है उसका इंतखाबी निशान होगा
एक सियासी जमात का इंतखाबी निशान जो है वो डंकी है और दूसरी सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो एलिफेंट है और मुतलका जो सदारती उम्मीदवार है उनकी तस्वीर भी लगी होगी। जो वोटर है उसने क्या करना है, उसने पूरी लिस्ट को वोट कास्ट करना होता है। उसने ये नहीं करना कि आधे वोट फलां लिस्ट को दे दे, आधे वो वोट फलां लिस्ट को दे दे। तो वहाँ पे लिस्ट सिस्टम राइज है और उसने दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में से किसी एक पार्टी को स्टैम्प करना है। और दिलचस्प बात यह है कि टोटल सीटें कितनी हैं? 45। तो जिस उम्मीदवार को 45 में से ये जो पूरी जो स्टेट है वो एक यूनिट के तौर पे काम करती है। तो जिस उम्मीदवार को 45 में से 23 सीटें मिल जाएंगी, उस रियासत की तमाम सीटें उस उम्मीदवार को मिल जाएंगी। यानी एक रियासत की जो 45 सीटें हैं, ऐसा नहीं होगा कि उसमें से कुछ सीटें एक उम्मीदवार को मिल जाएं, दूसरे उम्मीदवार को कुछ मिल जाएं और तीसरे उम्मीदवार को मिल जाएं। तो लिस्ट सिस्टम के जरिए वोट कास्ट होगा और लिस्ट सिस्टम के बाद क्या देखा हो जाएगा कि जिस उम्मीदवार को 45 में से 23 सीटें हासिल हो जाएंगी या कम से कम 23 सीटें हासिल हो जाएंगी। अगर दो जमातें हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ वहाँ पे हैं, तो फिर 45 में से 23 वाला फार्मूला आएगा। और अगर मे बी कि ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन वहाँ पे जो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो दो ही हैं और अमूमन दो ही के दरमियान जो है वो फाइनल इलेक्शन राउंड जो है वो होता है। तो जिस पार्टी के उम्मीदवार को 23 सीटें 23 सीट्स हासिल हो जाएंगी, उस रियासत की सारी सीटें जो हैं वो उसी पार्टी को मिल जाएंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक रियासत की कुछ सीटें एक उम्मीदवार को मिल जाएं और कुछ सीटें दूसरे उम्मीदवार को मिल जाएं। तो पूरी रियासत की तमाम सीटें ए उम्मीदवार को या बी उम्मीदवार को मिलेगी। तो एक यूनिट के तौर पे जो है वो रियासत जो है वो काम करती है। आइए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, हु इज़ इन द इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में क्या होता है? ईच स्टेट गेट्स एज मैनी इलेक्टर्स as it has members of the Congress, House of Representatives, and Senate, including Washington D.C. 3 electors. There are currently 538 electors in the. अब जो पहले बात बता चुका हूँ मैं कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके जो अरकान है उसकी जो कुल तादाद है वो 538 है। ये 538 कैसे बनती है? इलेक्टोरल कॉलेज के अरकान की जो तादाद है वो कांग्रेस के दोनों ईवानों के अरकान की कुल तादाद के बराबर है। अब कांग्रेस के दोनों जो ईवान हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और सेनेट, उनकी तादाद कैसे बनती है? जो ईवानी नुमाइंदगान है, जो लोअर हाउस है अमेरिकन कांग्रेस का, उसके जो अरकान हैं उनकी तादाद है 435। और सेनेट जो है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी जो तादाद है वो है 100 और 3 अरकान जो हैं वो हैं वाशिंगटन डीसी के। तो ये कुल मिला के जो है ये बन जाते हैं 538। तो अमेरिकन जो कांग्रेस है उसके अरकान की कुल तादाद भी इतनी है और जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा उसके अरकान की भी कुल तादाद इतनी ही है। तो फार्मूला क्या है कि ईवान नुमाइंदगान और सेनेट यानी कांग्रेस के अरकान की कुल तादाद के बराबर इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कायम किया जाता है और उसमें से 538 में से जो उम्मीदवार 270 वोट ले ले वो जो है वो कामयाब जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास इस वक्त है, ईच स्टेट्स पॉलिटिकल पार्टीज चूज देयर ओन स्टेट ऑफ पोटेंशियल इलेक्टर्स हु इज चूजन टू बी एन इलेक्टर, हाउ एंड व्हेन वेरीज द स्टेट। क्या फार्मूला है कि ईच स्टेट पॉलिटिकल पार्टी, हर रियासत के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टी है, मुस्लिम डेमोक्रेटिक पार्टी है या जो रिपब्लिकन पार्टी है, चूज देयर ओन स्टेट ऑफ पोटेंशियल इलेक्टर्स। तो वो अपने अपने जो है वो जो उनके जो इलेक्टर्स होंगे, इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं, उनको चूज़ करेगी। हु इज़ चूजन टू बी एन इलेक्टर, हाउ एंड व्हेन वेरीज बाय द स्टेट। तो ये स्टेट टू स्टेट जो है सारी सिचुएशन जो है वेरी करती है। किसी रियासत की सीटें कम हैं, किसी की ज़्यादा हैं और जो बाकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वहाँ चूँकि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन भी पाया जाता है और जो सेंट्रल अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन है तो वो थोड़ा सा एक रियासत से दूसरी रियासत से बाज़ मामलात के अंदर वो वेरी भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो बेसिक जो रूल्स हैं वो तमाम रियासतों के अंदर जो हैं वो यकसां रखे गए हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, एक कैंडिडेट नीड्स
the vote of at least 270 electors, more than half of all electors, to win the presidential elections. तो ये बात बार बार रिपीट हो रही है कि जब इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद जो सदारती उम्मीदवार है उसके लिए ज़रूरी है कि वो 270 वोट जो है वो इलेक्टर्स के हासिल करे, और वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी ज़रूरी है कि इतने वोट हासिल करे, तो फिर उसके बाद दोनों जो है वो कामयाब जो है वो डिक्लेयर होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। दिसंबर 17 224 इलेक्टर्स वोट इन देयर स्टेट्स। इससे पहले कि हम इस पॉइंट को डिस्कस करें, एक बहुत अहम पॉइंट जो है वो डिस्कस करना है। जी, पहले हम बात करेंगे कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है, इसका जो इंतखाब है या इसका जो चुनाव है, ये नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होता है। यानी 2024 के अंदर जो नवंबर आएगा, तो नवंबर का जो पहला सोमवार है, उसके बाद आने वाला जो मंगल है, उसको जो है इलेक्शन होंगे, और वो गालबन जो है वो 5 नवंबर जो है वो बन रही है। तो 5 नवंबर को क्या हो जाएगा, इंतखाबी अदारे के अरकान का चुनाव किया जाएगा। यानी 538 अरकान जो हैं, जो इंतखाबी इदारे के मेंबर्स होंगे, उनका चुनाव किया जाएगा। अब ये जो इंतखाबी इदारे के जो अरकान हैं, ये सियासी जमातों की बुनियाद के ऊपर मुंतखब होते हैं। दोनों बड़ी सियासी जमातें जो हैं, वो हर रियासत से जो है जितनी जितनी उस रियासत के अंदर इंतखाबी इदारे की सीटें होंगी, उतने उतने अरकान का ऐलान करती हैं, और उसके बाद उनको जो है वोट कास्ट किए जाते हैं। चूँकि ये इलेक्टर्स जो हैं, इंतखाबी इदारे के जो मेंबर्स हैं, ये सियासी बुनियादों के ऊपर, सियासी जमातों की बुनियाद के ऊपर मुंतखब होते हैं। तो जब ये मुंतखब होंगे, यानी नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को, तो शाम को जब रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे, तो अनाउंसमेंट होगी कि फ़लाँ रियासत से फ़लाँ सियासी जमात जो है उसने इतनी सीटें हासिल कर ली हैं, फ़लाँ रियासत से इतनी सीटें हासिल कर ली हैं, फ़लाँ अनऑफिशियली जो है उसी रात शाम को जो है यानी नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो मंगल होगा, उस रात को जो है अनऑफिशियली पता चल जाएगा कि किस सियासी जमात की इंतखाबी इदारे के अंदर कितनी सीटें बनती हैं, और जिस उम्मीदवार को या जिस सियासी जमात को 270 का जो टारगेट है वो हासिल हो जाएगा, वो कामयाब जो है वो डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन ये अनऑफिशियल रिजल्ट्स होंगे, अभी ऑफिशियल प्रोसेस जो है वो जारी होगा। तो पहला मरला जो है वो नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होगा, जिसमें इंतखाबी इदारे का चुनाव होगा। इंतखाबी इदारे का जब अमल मुकम्मल हो जाएगा, तो रात को जो है वो रिज़ल्ट आना शुरू हो जाएंगे, और उस रिज़ल्ट से पता चल जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को इंतखाबी इदारे के अंदर कितने अरकान जो है, कितनी सीटें हासिल हुई हैं। दिलचस्प बात ये है, वो ये है कि जिस पार्टी के टिकट से इंतखाबी इदारे के अरकान मुंतखब होंगे, वो दूसरे मरले में उसी पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट देने के पाबंद होते हैं। अब चूँकि ये उस रात को पता चल जाता है कि फ़लाँ रियासत से फ़लाँ पार्टी जीती है, फ़लाँ रियासत से फ़लाँ पार्टी जीत गई है, और फ़लाँ रियासत से फ़लाँ पार्टी जीत गई है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो मुंतखब तो रिपब्लिकन पार्टी के टिकट से हुए हों, और जब दूसरे मरले के अंदर उन्होंने सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करने हैं, तो वो रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को वोट कास्ट कर दें। तो वो कानूनन और दस्तूरी तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनली वो बाउंड हैं कि जिस पार्टी के टिकट से वो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर मुंतखब हुए हैं, दूसरे मरहले में जाकर वो उसी पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे। इसलिए ये कन्फर्म हो जाता है जब पहला मरला तय होता है कि कौन सी पार्टी जीती है और कौन सा नेक्स्ट अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस है, यहाँ पे हम आगे हैं। दिसंबर 17 2024 इलेक्टर्स वोट इन देयर स्टेट्स। अब जो ये भी अभी हम इस साल की बात कर रखे हैं कि इस साल क्या होगा कि 17 दिसंबर को जो है ये जितने भी लोग मुंतखब होंगे नवंबर में, जो इंतखाबी इदारे के अरकान मुंतखब होंगे, कि अपनी अपनी रियासत में जो है वो जो उनकी जो रियासती असम्बलियाँ होती हैं, वहाँ पे जो है इकट्ठे होते हैं। तो इस दफ़ा जो है जो डेट बन रही है वो है दिसंबर 17 2024। तो 2024 के अंदर द इलेक्टर्स मीट in their respective states and vote for the president and vice president on separate ballots। तो ये क्या हो जाएगा, 17 दिसंबर को जो है ये अपनी रियासत में इकट्ठे होंगे। यानी ये गवर्नर हो, जो वहाँ का गवर्नर है वहाँ इकट्ठे हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जो उस रियासत की जो असम्बली होगी,
जो स्टेट असम्बलियाँ हैं वहाँ पे इकट्ठे होंगे और वहाँ पे इकट्ठे होकर जो है ये वोट कास्ट करेंगे। अगर तो वो मुंतखब हुए हैं डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट से तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के सदारती उम्मीदवार को अलग वोट कास्ट करेंगे और नायब सदर जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको अलग वोट कास्ट करेंगे। अगर वो डेमोक्रेटिक पार्टी के अगर फ़र्ज़ करें कि जो कैलिफोर्निया स्टेट है उस रियासत से डेमोक्रेटिक पार्टी जीती है तो वो जो 45 मेंबर्स मुंतखब होंगे वो उसी पार्टी के सदारती उम्मीदवार को वोट कास्ट करेंगे और अलग तौर पे दूसरा वोट जो है वो नायब सदर को कास्ट करेंगे। तो इस तरह जो है दिसंबर में जो है ये मेंबर जो हैं वो वोट कास्ट कर देंगे। उसके बाद उन रिज़ल्ट्स को जो है सीलबंद कर दिया जाएगा और सीलबंद करने के बाद उन्हें वाशिंगटन डीसी में कांग्रेस को जो है भेज दिया जाएगा। अमेरिकन कांग्रेस जो कि अमेरिका की लेजिस्लेचर है वहाँ पे जो है उनको भेज दिया जाएगा। यानी वो जो रिज़ल्ट्स होंगे कि फ़लाँ रियासत से जो ऑफिशियली जो रिज़ल्ट होंगे कि फ़लाँ रियासत से इंतखाबी इदारे में फ़लाँ पार्टी ने इतने वोट हासिल कर लिए हैं तो वो सीलबंद वोट जो एनवेलप्स होंगे वो कांग्रेस के पास जो है वो रवाना कर दिए जाएंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, नेक्स्ट आ जाएगा 25 दिसंबर 2024, दिसंबर 25 2024 इलेक्टोरल वोट्स अराइव। इलेक्टोरल वोट्स मस्ट बी received by the President of the Senate and the archivist no later than the 4th Wednesday in the December। अब जो 17 दिसंबर को वो रिज़ल्ट्स इकट्ठे करके वो कांग्रेस को जो है वो भेज दिए जाएंगे तो ज़रूरी है कि वो 25 दिसंबर तक लाजमी तौर पे वो अमेरिकन कांग्रेस का जो अपर हाउस है जिसका सरबरा जो सेनेट का सरबरा है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके पास पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी जो डेडलाइन है लास्ट डेट जो है वो है 25 दिसंबर। तो 17 को रिजल्ट्स इकट्ठे होंगे और वो उनको सीलबंद लिफाफों में भेज दिया जाएगा और 25 तारीख तक जो है उनका पहुंचना जो है बहुत ज़रूरी है। आजकल चूँकि इलेक्ट्रॉनिक का दौर है और वो मेल के ज़रिए या दीगर ज़राए के ज़रिए वो तो उसी वक्त ही पहुंच जाते हैं, लेकिन बहरहाल वो एक प्रोसेस जो है वो दस्तूरी तौर पे वो ज़माना कदीम से चला आ रखा है तो उसी को जो है मद्देनज़र रखते हुए इतने दिन का गैप जो है वो कमोबेश एक हफ्ते का जो है वो रखा गया है। इलेक्टोरल वोट्स मस्ट बी रिसीव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट एंड आर्काइविस्ट। आर्काइविस्ट होता है वो शख्स जो कि रिकॉर्ड मेंटेन करता है किसी भी मामले का, तो उसके पास जो रिज़ल्ट का पहुंचना बहुत ज़रूरी है नो लेटर दैन द 4th Wednesday of December। If votes lost or delayed, the archivist may take extraordinary measures to retrieve duplicate originals। क्या है, अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से हादसाती तौर पे वोट गुम हो जाएं या कोई और कोई हादसा पेश हो जाए तो फिर फौरी तौर पे जो है उसका दोबारा बंदोबस्त किया जाएगा कि वो जो वोट हैं उनको दोबारा जो है वो डुप्लीकेट तरीके से जो है उनको मैनेज किया जाए और वो मुतलका तारीख तक जो है वो लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सी आ जाती है? नेक्स्ट स्टेज में आ जाएगा जनवरी 6 2025। अब कैलेंडर ईयर चेंज हो गया है, पहले हम थे 2024 में, अब 2025 आ गया है। कांग्रेस यूनिट्स द इलेक्टोरल वोट्स। आमतौर पे क्या होता है कि जनवरी 3 को जो है कांग्रेस का इजलास शुरू हो जाता है। यानी हर साल अमेरिकन कांग्रेस का जो पहला इजलास होता है वो रूटीन के मुताबिक 3 जनवरी को जो है वो शुरू होता है। तो इजलास ऑलरेडी शुरू हो चुका होगा, तो 6 जनवरी को जो है नेक्स्ट प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। कांग्रेस मीट्स इन जॉइंट सेशन टू काउंट द इलेक्टोरल वोट्स। अब जो रिजल्ट्स हैं वो कांग्रेस तक पहुंच चुके हैं। जो अमेरिकन सेनेट का जो सरबराह है, जो अमेरिकन सेनेट का जो प्रेसिडेंट है, उस तक रिजल्ट्स पहुंच चुके हैं और जॉइंट सेशन बुलाया जाएगा। अमेरिकन कांग्रेस के दोनों ईवान हैं उनका मुश्तरका इजलास होगा जिसमें सेनेट के मेंबर्स भी होंगे और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स भी होंगे। और ये जो सेशन है ये 6 जनवरी को जो है वो कंडक्ट किया जाएगा टू काउंट द इलेक्टोरल वोट्स। उनके सामने जो है उस सेशन के सामने वो जो इन्वेलप्स होंगे जो तमाम 50 रियासतों की तरफ से उनको रवाना किए गए होंगे, उन इन्वेलप्स को खोला जाता है और उन तमाम मेंबर्स की मौजूदगी में जो है उनकी काउंटिंग की जाती है। जो नेक्स्ट प्रोसेस में ये है कांग्रेस के मुश्तरका इजलास में जो है ये प्रोसेस होगा। एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट प्रिजाइड्स ओवर द काउंट एंड
अनाउंसिस द रिजल्ट। तो वो जो कांग्रेस का जो जॉइंट सेशन होता है उसकी सरपरस्ती या सरबराही जो है वो सेनेट का सरबराह करता है और वोटों की काउंटिंग करता है, लेकिन उसमें तमाम लोग जो है वो देख रहे होते हैं और उसके बाद वो रिजल्ट्स जो है अनाउंस करता है। ऑफिशियली जो रिजल्ट अनाउंस होंगे वो 6 जनवरी 2025 को होंगे, जबकि अनऑफिशियली जो है वो नवंबर के पहले सोमवार के बाद जो आने वाला मंगल है, जिस रोज़ इलेक्टोरल कॉलेज का इंतखाब होगा, उसी रोज़ जो है लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सी पार्टी जीती है और किस पार्टी का सदारती उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुआ है। लेकिन ऑफिशियली जो रिजल्ट्स का जो अनाउंसमेंट है वो 6 जनवरी 2025 को जो है वो होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं जी। द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट देन डिक्लेयर्स विच पर्सन इफ एनी हैव बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो उम्मीदवार जो है उस वक्त 270 वोट लेने में कामयाब हो जाता है तो उसको जो है वो कामयाब डिक्लेयर कर दिया जाएगा और उसकी बाकायदा तौर पे ऑफिशियली जो है वो अनाउंसमेंट कर दी जाएगी, प्रेसिडेंट की भी और वाइस प्रेसिडेंट की भी। अब होता यह है वहाँ पे अमेरिका में आमतौर पे चूँकि बाई पार्टी सिस्टम है, 2 बड़ी सियासी जमातें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कोई छोटी-छोटी और भी अमेरिका के अंदर कई सियासी जमातें हैं। तो अगर उम्मीदवार ज़्यादा हों और कोई भी उम्मीदवार जो है वो 270 वोट हासिल ना कर सके, अगर तो 2 ही उम्मीदवार हैं तो फिर तो एक उम्मीदवार को 270 वोट मिल जाते हैं। लेकिन अगर 3 उम्मीदवार हैं या 4 हैं या 5 हैं, अगर 5 करें फ़र्ज़ करें उम्मीदवार हैं, तो किसी उम्मीदवार को अगर 270 वोट नहीं मिले तो फिर क्या होगा? इलेक्शन दोबारा नहीं होगा। फिर जो टॉप के ऊपर 5 में से जो 3 उम्मीदवार आएंगे, उनमें से सदर का इंतखाब करेगा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर्स और नैब सदर का इंतखाब करेंगे सेनेट के मेंबर्स। यानी अगर कोई भी उम्मीदवार, इस सूरत में कि अगर उम्मीदवार ज़्यादा हैं और किसी भी उम्मीदवार को 270 का टारगेट हासिल नहीं हुआ तो फिर इलेक्शन का अमल दोहराया जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्शन दोबारा होगा, इसका मतलब ये है कि जो सदर है उसके इंतखाब का अख्तियार अमेरिकन कांग्रेस का जो लोअर हाउस है, जो ईवानी नुमाइंदगान है, उसे हासिल हो जाएगा और जो नैब सदर है उसके इंतखाब का अख्तियार जो है वो सेनेट को हासिल हो जाएगा। और वहाँ पे 1 स्टेट 1 वोट की बुनियाद के ऊपर जो है ईवानी नुमाइंदगान सदर का चुनाव करेगा और सेनेट जो है वो नैब सदर का इंतखाब करेगा। और जिस उम्मीदवार को 26 वोट मिल जाएंगे, 50 रियासतें हैं तो 26 वोट जिस उम्मीदवार को मिल जाएंगे वो कामयाब डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसका जो है ये प्रोसेस जो है वो उस सूरत में रिपीट भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे हम इस बात पे पहुँच गए हैं कि 6 जनवरी को जो है ऑफिशियली जो है वो सदर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की कामयाबी की अनाउंसमेंट जो है वो कर दी जाएगी। और इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या आएगा? नेक्स्ट प्रोसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जनवरी 2025 और एट नून इनाग्रेशन डे। अब जो कामयाब सदर होगा, जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी होगी कि फ़लाँ पार्टी का फ़लाँ सदारती उम्मीदवार कामयाब हो गया है, तो वो क्या करेगा? द प्रेसिडेंट इलेक्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट टेक द ओथ ऑफ द ऑफिस एंड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिस्पेक्टिवली। तो वो जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है उसके मुताबिक 20 जनवरी को, ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 20 जनवरी 2025 को जो है जो कामयाब प्रेसिडेंट है और जो कामयाब वाइस प्रेसिडेंट है वो अपने अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। और जो सिटिंग प्रेसिडेंट है, जो इस वक्त फ़र्ज़ करें इस वक्त जो जो बाइडन है, जो बाइडन जो है वो 25 जनवरी 2025 तक अमेरिका का प्रेसिडेंट रहेगा। और अगर वो दोबारा मुंतखब हो जाता है तो वो दोबारा अपने ओहदे का हलफ उठाएगा और अगर वो दोबारा मुंतखब नहीं होता तो जो नया सदर मुंतखब होगा वो जो है वो 20 जनवरी 2025 को अपने ओहदा सदारत का हलफ उठाएगा और वहीं से उसकी 4 साल की मुद्दत का आगाज़ हो जाएगा। तो 20 जनवरी को मुंतखब होगा और 2029 को 20 जनवरी 2029 तक जो है वो ओहदा सदारत के ऊपर फायज रहेगा। पहले ये जो डेट है जो ओथ टेकिंग सेरेमनी की थी वो 4 मार्च थी। बाद में आइन के अंदर अमेंडमेंट करके जो है उसको 4 मार्च से पीछे लाकर 20 जनवरी कर दिया गया है। तो इलेक्शन पहले भी नवंबर के पहले सोमवार के बाद आने वाले मंगल को होते थे, लेकिन इलेक्शन के बाद जो ओथ टेकिंग सेरेमनी होती थी, जो मुंतखब सदर होता था, वो 4 मार्च को अपने ओहदे का हलफ उठाता था।
लेकिन बाद में जो है इसको कम कर दिया गया है, इसको बैक डेट पे लाया गया है और अब 20 जनवरी को जो है मुंतखब सदर जो है वो अपने ओहदे का हलफ उठाता है और यहीं से उसकी 4 साला मुद्दत का आगाज़ जो है वो हो जाता है। जी, तो टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ये बात पहले हो चुकी है। द एग्जेक्टिव पावर्स शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ही शैल होल्ड his office during the term of 4 years and together with the vice president chosen for the same term। तो प्रेसिडेंट की जो टर्म है वो भी 4 साल है और वाइस प्रेसिडेंट की जो मुद्दत है वो भी 4 साल है। तो दोनों जो सदर और नायब सदर होते हैं उनका तल्लुक एक ही सियासी जमात के साथ होता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इस वीडियो का जो है वो इख्तिताम होता है। ये वीडियो काफ़ी हद तक जो है टेक्निकल चीज़ों के ऊपर मुश्तमिल है। इसमें अब यूँ समझने की किस्म की हमारे जैसे लोगों के लिए जो हमारे जैसे तरक्की पज़ीर मुमालिक में लोग रहते हैं उनके लिए ये रॉकेट साइंस से कम नहीं है, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस है इसके अंदर है। लेकिन बहरहाल मैंने कोशिश की है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान तरीके से, सिंपल तरीके से आप तक पहुँचाया जाए। लेकिन इसके बावजूद अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कोई बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप रब्ता कर सकते हैं। और रब्ते के लिए जो है आपको मैं सेल नंबर भी दे रखा हूँ कि वो है 0346 7460 956। तो आप इसके ऊपर रब्ता भी कर सकते हैं, आपके क्वेश्चन को वेलकम कहा जाएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो कमेंट बॉक्स के अंदर जो है अपना क्वेश्चन दे सकते हैं और वहाँ भी जो है आपके क्वेश्चन का तसल्ली बख्श जो है वो जवाब देने की कोशिश की जाएगी। बाकी अपने चैनल के बारे में आपके जो व्यूज़ हैं उसका हमें बहुत शिद्दत के साथ इंतज़ार रहता है कि आप लाजमी तौर पर जो है अपने व्यूज़ शेयर किया करें ताकि हम आने वाले वक्त में आपके लिए मज़ीद बेहतर से बेहतर जो है वो काम कर सकें। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस विद नवाज़ वड़ैच।